अध्याय 11 देख रहे हैं, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। यहां पर जो आप साहब देख रहे हैं, इनका नाम है मौलाना आज़ाद। तो ये CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे और ये चित्र 1942 का है। सेवाग्राम, वर्धा, नागपुर से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है। तो आज़ाद साहब जो है वो, उनका जन्म हुआ था मक्का में, बहुत ही पवित्र स्थल है। और इनके जो फादर थे वो तो बंगाली थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो अरब थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये जानते थे। एक तो इस्लामिक स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से आती थी, यानी कि ये स्कॉलर थे, उसमें प्रबुद्ध थे। इसके अलावा इनको वहादते ए दीन, इस पे इनका विश्वास था, यानी कि सारे रिलीजन एक है या सारे धर्म बराबर है। गांधीयन मूवमेंट में अगर आप देख भी रहे हो तो गांधी जी के साथ आप यहाँ देख रहे हैं, तो गांधी जी के साथ जितने भी आंदोलन थे उनमें एक बहुत बड़ा ये हिस्सा रहे। और हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसके बारे में ये बड़े मुखर थे कि भाई ये होनी चाहिए। और जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी, भारत और पाकिस्तान वाली, उसके ये खिलाफ थे। मैंने कहा था कि सी राजगोपालाचारी जो नाम आया था पहले, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सी राजगोपालाचारी, इनका फुल फॉर्म या पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गांधी जी से ये बात कर रहे हैं इससे पहले कि जिन्ना वाली जो टॉक है वो बात हो सके। 1944 का चित्र है। ये भी एक वेटरन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट थे या राष्ट्रवादी थे। और सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था उसके नेता थे कहाँ? साउथ में, साउथ इंडिया में। इनको पॉपुलरली कहा जाता है राजा जी भी। और जो गवर्नमेंट है उसमें भी इन्होंने 1946 में काम किया, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी। और प्रथम जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हुआ तो ये पहले इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट चीज जरूर पूछी जाती है। पहले गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी, राजा जी। यहां पर आप देख रहे हैं आयरन मैन, लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जब इंडिपेंडेंस हो रही थी तो 1945 से लेकर 1947 तक जितनी भी बातचीत हुई उसमें मुख्य ये चेहरा रहे। और वैसे तो ये बहुत ही एक नॉर्मल घर से आते थे, यानी पीजेंट फैमिली से आते थे। और ये आते थे नाडियाड से। कहाँ से? नाडियाड, गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ से आते थे। फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद 1931 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, कांग्रेस के। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ है महात्मा गांधी जी। ये 1944 सितंबर का चित्र है। शुरुआत में 1920 में तो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन जब चुनाव हुए या फिर कहें जब इन्होंने देखा कि भाई हम हमेशा द्वयम श्रेणी के ही रहेंगे, सेकेंडरी ही रहेंगे यहाँ पर, तब इन्होंने मांग की। 1934 की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसकी बात करने में या उसकी मांग करने में ये सबसे प्रमुख आदमी रहे। उसके बाद ये नेता जो मेन की, जिन्हें हम कायदे आज़म वहाँ के कहते हैं, पाकिस्तान के ये बने। और लखनऊ पैक्ट में भी इनका रोल था, आपने देखा था चित्र में साइन कर रहे थे। अब हुआ ये कि 1940 की मैं बात बता रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग है वो डिमांड उसने करने लगी कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। और कहाँ चाहिए? अगर हिंदुस्तान को इस तरीके से दिखाया जाए, ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये जो इलाके हैं जो आज का अभी पाकिस्तान है, ये इलाके, और ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, यानी ये जो इलाका है बंगाल के साथ का, बंगाल में ही था। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, जहां आज भी आप देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और यहां पर शुरुआत में तो इन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की थी। ये जो रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया, मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसमें पहले तो इन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की थी। उसके बाद हुआ ये कि 1930 में, अगर लेट 1930s की बात आपको बताऊं, तो उन्होंने ये देखा कि भाई मुस्लिम और हिंदूज
तो इनका अलग अलग नेशन हो या कंट्री हो, इसकी बात वो सोचने लगे थे। क्योंकि हो ये रहा था कि इससे पहले 1920 और 1930 के दरमियान हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे संगठन आपस में लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके बीच में टेंशन थी। तो समझ में आ गया था कि ये चीज़ साथ चलने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद जब प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1937, तो इन्होंने देखा कि भाई अब हम जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग ने ये देखा, या जो मुस्लिम्स हैं ये हमेशा दोयम दर्जे के ही रहेंगे, हमेशा सेकंड फिडल यानी सेकंड पोजीशन में ही रहेंगे, कोई भी राजनीतिक परिस्थिति या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर बनता है तो इनका ये मानना था। वैसे मुस्लिम लीग का एक तरीके से सही भी मानना था, अगर आप देखें तो उनका ये मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे, हो सकता है कि इनका कोई नुमाइंदा ही नहीं हो। और हुआ ये कि एक और काम हुआ। मुस्लिम लीग ने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि ऐसा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है या फिर उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर लड़ते हैं, साथ हम गवर्नमेंट बनाते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात सिरे से नकार दी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो ये दो चार चीज़ें बड़ी, एक तो हिंदू मुस्लिम टेंशन, एक जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, और कांग्रेस से जब बात की कि भाई हम एलाइज बन जाते हैं, तब कांग्रेस ने मना कर दिया। तो ये दो चार चीज़ें थी जो बड़ी नागवार गुजरी मुस्लिम लीग को, और ये समझ में आ गया कि भाई हम तो हमेशा सेकेंडरी ही रहेंगे। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की थी कि मोबिलाइज करे मुस्लिम्स को, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। अब जब ये मोबिलाइज नहीं कर पाई, 1930 की ही बात बता रहा हूं मैं आपको, तो मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स का काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि कांग्रेस वो नहीं कर पा रही थी। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तब क्या होता है कि अब ब्रिटिश रूल का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का निगोसिएशन शुरू होता है, किनके बीच साथ, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के साथ, और साथ में मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन ये जो टॉक है कि भाई आगे कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसी सरकार होगी, क्या होगी, ये बात फेल हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ये पचा नहीं पाई या ये मान नहीं पाई कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कई ऐसे मुस्लिम जो है वो आज भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब हुआ ये कि एक 1946 में फिर से इलेक्शन होता है। अब कांग्रेस की जो सीटें थी वहां तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो मुस्लिम क्षेत्र थे वहां जो मुस्लिम लीग को वो मिली, सीट मिली, जो सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, या मुस्लिम कहें कि नेताओं के लिए रिजर्व थी कि जहां केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, वहां पर इस जीत को बताया गया स्पेक्टैकुलर, मतलब अप्रतिम, अविश्वसनीय जीत इनको मिली। तब उसके बाद वो पाकिस्तान की मांग करते रहे, और मार्च 1946 की आपको बात बताऊं कि ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर यहां पर भेजे दिल्ली में, ताकि ये जो डिमांड है इनकी, मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की, ये देखी जाए। और मिशन ने ये कहा, कई सारे सजेशन दिए। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है ये यूनाइटेड रहे, और एक तरीके से ये लूज कॉन्फेडरेशन बने, जो इसके स्टेट है ना, उसको लूज कॉन्फेडरेशन, मतलब पूरा एक स्टेट रहे और लूज कॉन्फेडरेशन में रहे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसको ऑटोनॉमी दे दी जाए, मतलब वो अपनी खुद सरकार वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अब कई ऐसे बिंदु थे जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों आपस में एग्री नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद क्या होना था, इनएविटेबल चीज, इनएविटेबल जिसको रोका नहीं जा सकता, वो था पार्टीशन। ये सबसे बड़ी चीज हुई पार्टीशन की। अगर आप ये चित्र देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू साहब आपस में बात कर रहे हैं। ये बॉम्बे सेशन है कांग्रेस का, जुलाई 1946 की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो साहब है लंबे चौड़े, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है इनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये जो थे, जैसे आज का जो पाकिस्तान एरिया है, ऊपरी पाकिस्तान जिसे हम कहेंगे, ये पश्तून लीडर थे, पश्तून। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, पश्तून लीडर, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां से ये आते थे। और इनका ये था कि ये जो एक मार्च हो रही है इनके साथियों के साथ, ये बिहार की मार्च है। इसका जो चित्र आप जो देख रहे हैं, बिहार की मार्च है 1947 की। इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
बादशाह खान, और इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार ऐसे करके एक संस्था की शुरुआत की थी। और ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के पक्षधर थे, राइट। और जब पार्टीशन हो रहा था या पार्टीशन की जो मांग थी उसको इन साहब ने बिल्कुल सिरे से निकाल दिया, या कहें बहुत जबरदस्त विरोध किया। और उसके बाद जब कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया तब 1947 का जो डिवीजन हुआ, इन्होंने कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया या उनकी आलोचना की। अब जब कैबिनेट मिशन आया, फेल हो गई, तो भी हुआ ये कि मुस्लिम, अच्छा ये साहब जो है इनका नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान शब्द है ये जिन्ना ने नहीं बनाया था, ये किसी और ने कॉइन किया था। ये साहब जो है इन्होंने वो पाकिस्तान शब्द बनाया है, तो आपको मुझे बताना है इनका नाम क्या है। तो मैं आपको बता रहा था कैबिनेट मिशन फेल हो गया, तो मुस्लिम लीग जो है पूरा प्रखर और मुखर होकर आ गई और उन्होंने ये कहा कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। मुस्लिम लीग ने आह्वान किया कि 16 अगस्त 1946 इसको डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब बिल्कुल सीधे एक्शन हमें करना है। और जब ये इन्होंने शुरू किया तो उसके बाद कलकत्ता में ज़बरदस्त तरीके से रायट मतलब ये हो गए, दंगे भड़क गए। और फिर धीरे धीरे ये नदर्न पार्ट यानी कि यूपी पार्ट और जो भी हमारा नदर्न पार्ट आता है 1947 में ये यहाँ भी फैल गए और हज़ारों लोग इसमें हलाक हो गए। औरतों के साथ बहुत अत्याचार हुआ और बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, जो कि फिर यहाँ पर आप जो देखेंगे इनको रेफ्यूजी, ये बेचारे इधर उधर से भाग के आए, पाकिस्तान से इंडिया आए, इंडिया से पाकिस्तान गए और खाने और कपड़े इसके लिए इनको दिक्कत थी, रहने के लिए दिक्कत थी, तो बहुत सारे रेफ्यूजी आए और गए। तो पार्टीशन के बाद एक नया कंट्री बन गया जिसका नाम था पाकिस्तान, जो आज भी है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की हमें खुशी होनी चाहिए थी, वो जो पार्टीशन में जिस तरीके से मौतें हुई और जैसे नुकसान हुआ, वो दुख के साथ वो इंडिपेंडेंस या ये कहें स्वतंत्रता हमें मिली। यहाँ पर ये चित्र दिखाना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। तो पहले ये बंगाल या कहें ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इसको, और इसको वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, यहाँ भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत थी। लेकिन आप देखेंगे मुस्लिम हर जगह है, जैसे हिंदू हर जगह है, मुस्लिम भी हर जगह है। नेपाल देखेंगे आप, हिंदू है। अगर आप चाहे फिजी चले जाएं, चाहे आप ट्रिनिडाड टोबैगो चले जाएं, आपको हिंदू दिखेंगे। बल्कि अमेरिका में भी, कनाडा में भी आपको हिंदू बहुत दिखाई देंगे। इसका मतलब हर जगह लोगों की पॉपुलेशन होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से लोग इस तरफ गए हिंदुस्तान से, यहाँ से हिंदू यहाँ से मुसलमान इधर चले गए, और पाकिस्तान से जो हिंदू है वो इस तरफ आए। तो ये जो तीन है, कलात, हैदराबाद और कश्मीर, ये ऐसे बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने कहा कि भाई हम अपना एक ऑटोनॉमी रखेंगे, या फिर हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान के साथ। फाइनली हैदराबाद को तो इंडिया ने ले लिया और पाकिस्तान को, कलात को पाकिस्तान ने ले लिया। और आप ये जो स्टार देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर दंगे हुए, वो इस पोजीशन पे हुए। फिर 1971 1972 आपको वॉर के बारे में पता होगा। उसके बाद ये वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग होकर पाकिस्तान बन गया, और फिर जो ईस्ट पाकिस्तान है ये फिर आज बांग्लादेश कहलाता है। बांग्लादेश, अब आप देखिए कि ये बांग्लादेश और बंगाल ये एक ही तो थे पहले, तो सबके कल्चर, बातचीत सब एक जैसी है। यहाँ पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस इलाकों को आप ले लें, सबकी बातचीत, खान पान, रहना सहना सब एक जैसा है। तो ये हम लोग दो लोग भाई भाई हैं, जो कोई लड़ाने की कोशिश करे तो आप उसे बोलिए भाई साहब हम लोग एक ही थे। अब इसी तरीके से जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, ये कई जगह पे उपजा, कई जगह ये बहुत प्रगाढ़ रूप में आया। मैं आपको घाना का केस बताना चाहूंगा। ये घाना आप यहां पर देखिएगा, ये चित्र में यहां पर ये है घाना, ये है घाना। तो घाना में क्या होता है, ऐसे तो ये पूरे के पूरे अफ्रीकन आप स्टेट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कॉलोनी ये थे। तो लेट 19 सेंचुरी जब खत्म हो रही थी और 20वीं शताब्दी जब शुरुआत हो रही थी, तो आप देखेंगे कि कई सारे अफ्रीकन देश और कई सारे एशियन देश, यहाँ पर नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और नेशनलिज्म जो बेसिकली था वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ था। हर एक कहीं कोई ना कोई जो कंट्री है जो अभी बना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल में था। कोई फ्रेंच के अंडर में था, कोई डच के अंडर में था, कोई अपना इसके ब्रिटेन के अंडर में था। तो इस सब किसी न किसी की कॉलोनी बन चुके थे। तो हर एक
कंट्री चाहता था कि वो इनसे अलग हो। तो कॉलोनियल रूल जो था अफ्रीका में वो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि ये डिक्टेटोरियल था। अब डिक्टेटर मतलब ये है कि बस किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। अब जो भी चीफ थे यहाँ पर, जो भी लोग थे, वो किसके, जो फॉरेन पावर्स हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पर अपना राज चलाते थे। और जितने भी लेजिस्लेचर, जो भी कानून बनाने वाले थे, वो ऑल वाइट्स थे। इसका मतलब जो इनके लिए कानून बना रहा है वो सारे वाइट्स हैं, राइट। तो बात कहाँ से शुरू हुई कि जो ज़मीन थी, एक तो वो छीनना शुरू किया लोगों ने, मतलब जो ये वाइट्स ने। एक तो इसे कहेंगे फोर्सिबल टेक ओवर ऑफ लैंड कह सकते हैं आप। दूसरे जो काम हुआ वो है लगान, टैक्स, इंक्रीज टैक्सेशन, जिसे आप कह सकते हैं। जो इनकी कंडीशन थी, जो अब इनको हम काले ही कह सकते हैं, ब्लैक्स, इनकी जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। अफ्रीकन की जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। तो उसके खिलाफ ये सारे जो अफ्रीकन प्रोटेस्ट हुए वो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हुए। अब हम घाना की बात कर रहे थे, 1957 की बात कर रहा हूँ। जो घाना है उसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। इसका पहले नाम जो था वो गोल्ड कोस्ट था। ये पहला, ये सब अर्बन कंट्री है जिसको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी क्वामे क्रूमा, ये नाम याद रहेगा आपको। ये जो साहब थे ये कन्वेंशन पीपल पार्टी के कर्ता धर्ता थे, मतलब ये लीडर थे। और इनके लीडरशिप में बहुत सारी स्ट्राइक हुई, बॉयकॉट हुए, मैस रैलीज हुई, यानी कि धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 1951 में एक चुनाव हुआ और उसमें ये जो सीपीपी है, ये पार्टी को ज़बरदस्त विक्ट्री मिल गई, यानी कि जीत मिल गई। अब यहाँ पर ये था कि भाई जो ब्रिटिश है वो इन चीफ को नॉमिनेट करते थे। ये चीफ डिक्टेटर की तरह काम करते थे। तो इन्होंने और कई लोगों को मनोनीत भी कर लेते थे ये लेजिस्लेचर में, या ये कहें कि जो लोग चुने हुए उनके अलावा कई लोगों को ये अपने आप नॉमिनेट कर देते थे। तो ये जो क्रूमा साहब है ये इसके बड़े अगेंस्ट थे। वो कहते थे ये ठीक नहीं है। इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत प्रेस किया, उन पर फोर्स डाला कि भाई ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो 1954 की बात है, ये जो डिमांड है इनकी पूरी की गई। और नया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ वो 1956 में फिर चुनाव हुआ। यहाँ पर फिर सीपीपी यानी कि जो कन्वेंशन पीपल पार्टी है फिर जीती और फिर एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, यानी स्वतंत्र देश बना, जिसका नाम है घाना। चलिए साहब, ये बात हो गई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।